भारत की मौजूदा राजनीति में गुजरात की अहमियत पर सबके अपने नजरिए हो सकते हैं, मगर यह तथ्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे करीबी सहयोगी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजनीति गुजरात से परवान चढ़े, और वो भी कांग्रेस के खिलाफ। फिर कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ मोदी शाह की जोड़ी राष्ट्रीय राजनीति में आई और छा गई। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की राजनीतिक जड़ें भी गुजरात में हैं। पटेल 3 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब 5वीं बार राज्यसभा पहुंचने की बारी आई है तो गुजरात कांग्रेस चौतरफा घिरी हुई दिखाई देती है। इल्जाम बीजेपी पर है कि उसने पटेल की सीट हथियाने के लिए सारे घोड़े खोल रखे हैं। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं कि गुजरात में क्या क्या हुआ और बीजेपी पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। राज्यसभा में हंगामा, लोकसभा में सवाल और बेंगलुरु में सड़कों पर बवाल। कांग्रेस कहती है कि दरअसल मामला गुजरात की एक राज्यसभा सीट का है, जिस पर सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी उन्हें रोकने के लिए गुजरात के विधायकों पर साम दाम दंड भेद सब आजमा रही है। गुजरात के 6 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, उनमें से 3 बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनमें से एक को अहमद पटेल के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवार भी बनाया है। कांग्रेस ने बीजेपी से बचाने के लिए अपने विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में छिपा रखा है। कांग्रेस कह रही है कि विधायकों को डराने के लिए अब वहां इनकम टैक्स की रेड करवा दी गई है। ये आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां उनका खाना देने या पूछने चले गया कि पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आपने उसमें शक किया कि शायद पैसे बांट रहे हैं। पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप नहीं है। वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। ये हमारे एमएलएज में भय पैदा करना चाहते हैं और हमें ये शंका है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको अरेस्ट किया जाए ताकि 8 तारीख को वोटिंग में वो शामिल ना हो सके। तो हमने ये चुनाव आयोग के सामने रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अपने आरोप और आशंकाएं इलेक्शन कमीशन को बता दी हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स रेट को गुजरात की परिस्थितियों से जोड़ने की बजाय आर्थिक अपराध के खिलाफ एक कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए। जब वहां पहुंचे तो वे व्यक्ति वहां पर कागज फाड़ रहे थे, वो फटे हुए कागज भी और जो डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहे थे वो भी पंचनामा में रिकवर हुए। उनको वहां से लेकर उनके घर पे चले गए। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। सवाल उठता है कि क्या अहमद पटेल को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए बीजेपी विधायकों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? इससे पहले विपक्ष ने बिहार में लालू परिवार के खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसी तरह भ्रष्टाचार के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर में सीबीआई रेड, 2 साल में अलग अलग आरोपों में आपके 13 विधायकों की गिरफ्तारी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेताओं पर छापों, चिदम्बरम और उनके बेटे के खिलाफ छापों और हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की संपत्तियां जब्त होने पर भी राजनीतिक वजहों से एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगा था। तो क्या वाकई मोदी सरकार विरोधियों को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, या फिर विपक्ष राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार का बचाव कर रहा है? आवाज अड्डा पर इस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार विरोधियों के खिलाफ इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें। आवाज अड्डा पर आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, लखनऊ से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में लखनऊ से ही, और दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी।
आप सबको बता दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का समय तय किया हुआ है। शुरुआती टिप्पणी 90 सेकंड की इसी समय सीमा के भीतर पूरी करने की कोशिश करें तो चर्चा बढ़ाना आसान होता है और चर्चा तरतीब से चलती है। ये समय खत्म होने की सूचना आपको कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिलती है। सबसे पहले मैं सैयद जफर इस्लाम आपके पास ही आऊंगा। तकनीकी तरीके से कहा जा रहा है कि ये रेड जो है इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन था और उसमें इसको काले धन के खिलाफ एक्शन माना जाना चाहिए, इसे राजनीतिक कार्रवाई ना माना जाए। लेकिन समय और स्थान दो को देखते हुए इसके भीतर राजनीति का एक एंगल दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे इसको अलग करके दिखाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये उनके कैलेंडर को देख लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं गुजरात से और गुजरात के मेहमान की अभी सेवा हो रही है और ऐसे जो एविडेंस है करप्शन के, पैसे पड़े हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए और उनका ध्यान रखते हुए पहले एडवांस इंटीमेशन देना चाहिए था उनको, उसके बाद रेड करना चाहिए था। शायद कांग्रेस यही एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब वो इस तरह के अपराध कर रहे हैं तो उनको उनके एविडेंस अगर कहीं पर है और एजेंसीज को मिलती है तो एजेंसीज का काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और के जब भी इंफॉर्मेशन हो, एविडेंस हो, गैदर कर लिया है, ये इनका काम है। और उसके बाद डिपार्टमेंट अपनी ऐसा नहीं कि पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, वो अपने एविडेंस के बेसिस पे रेड करती है और रेड कंडक्ट करती है, उसका ये काम है। अब यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि ये पैसे कहाँ से आए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये पैसों की, ये कैसे, ये कितने कैश जो पकड़ाए जा रहे हैं उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। कांग्रेस ये बोल के कह रही है कि ये करप्शन तो हम करते हैं लेकिन आपको एडवांस में इंटीमेशन दे के आना चाहिए था, मेहमान हमारे यहाँ आए हुए गुजरात से, उनकी देखभाल कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, जब इस तरह के आप अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, तो फिर एविडेंस है, अगर एजेंसीज को सामने सबको दिख रहा है इतने पैसे कैश पकड़ाए जा रहे हैं तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, न कि किस लिए और कब और टाइमिंग। कैलेंडर देख के डिपार्टमेंट नहीं है इस तरह के काम करता है, कैलेंडर देख के अगर करता है तो शायद वो 2 दिन बाद करता है, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट का काम है कि सही टाइम पे जब एविडेंस हो तो छापामारी करना चाहिए और छापामारी करने के बाद ऐसा आपके सामने है कि कितना पैसा कैश पकड़ाया है और उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। पूरा देश डिस्कशन कर रहा है कि छापामारी के बाद 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए कैश पकड़ा है, उसके बारे में ज्यादा कांग्रेस को जवाबदेही होनी चाहिए थी, ना कि टाइमिंग के बारे में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रिंसिपल पोजीशन पार्टी, उसके मंत्री जहां पर पैसा इस तरह से कैश रखते हैं उसकी जवाबदेही के बारे में वो नहीं कह रहे। जी जफर साहब, इसका जवाब लेने चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, ये बड़ा सवाल है, सीधा सवाल है, इसका जवाब दें और इसके साथ ही अगर आप एक्सप्लेन करें कि क्यों ये चार्ज नहीं लगना चाहिए और इस पे सफाई देने के बजाय कि वहां इतनी बड़ी नकद रकम बरामद हुई, उल्टा ये चार्ज क्यों लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं, तो उसके कई साक्ष्य हमारे सामने हैं कि पिछले 3 साल में हमने देखा है कि कई बार इस तरह के रेड्स सिर्फ और सिर्फ या तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर होती है या विपक्षी दल में कुछ हमारे नेता हैं उनके ऊपर होती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये दावे के साथ क्या हलफनामा देके मोदी जी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी आदमी के पास कोई ज़्यादा धन नहीं है? पहले ये तो ये हो जाए। पॉइंट क्या है, वीरभद्र सिंह जी की बेटी का विवाह हो रहा है और आप उसी दिन वहाँ पर रेड करवाते हैं, आप इसको क्या कहेंगे? गुजरात में जो परिस्थितियां थी हम सब ने देखा है कि विधायकों को जबरदस्ती 10-10, 15-15 करोड़ दिया जा रहा है। आप एक मंत्री के घर में अगर कुछ पैसे मिले हैं उसको लेकर तो इतनी चिंता है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता विधायकों को 10-10 करोड़ देके खरीद रहे हैं, यह कौन सा नैतिक काम आप लोग कर रहे हैं? तो आप अगर विपक्ष के पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती जहां आप हार चुके हैं वहां भी सत्ता में आना चाहते हैं, कोई आदमी राज्यसभा में जीतने जा रहा है उसे हराने के लिए आप व्यवधान खड़ा कर रहे हैं, तो इसको अलोकतांत्रिक के सिवा और कुछ नहीं कहा सकता है। मैं कहता हूं कि अगर ठीक है 10 करोड़ रुपए हमारे घर में मिले, आपके घर में मिले, कैसी मिले, तो उसका फर्ज है कि वो कानून को उसका जवाब देगा कि ये पैसे कहां से आए।
लेकिन जो टाइमिंग है, अगर शिव कुमार जी एक हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, आज के डेट में वो एक रोल प्ले कर रहे थे, उन विधायकों का वहां देखरेख कर रहे थे, चूंकि उनके ऊपर कई तरह के खतरे हैं, तो आप उसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, तो टाइमिंग जो है वो टाइमिंग कई प्रकार का संदेह खड़ा करता है। सेकेंड चीज, अगर रेड्डी बंधुओं ने कर्नाटका में अपनी बेटी के विवाह में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए फूंक दिए, उस पर तो कोई रेड आज तक नहीं हुआ। गडकरी जी के बेटी के विवाह में कम से कम 25 स्पेशल चार्टर प्लेन आए थे। नहीं, ये देखिए, ये प्रेमचंद जी, ये मामला वहां जाए, इस पर थोड़ी चर्चा नहीं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। ये सवाल उठेंगे क्योंकि ये सवाल सब पर उठे। कर रहा हूँ, नहीं, मुझे 10 सेकंड पूरा करने दीजिए, 10 सेकंड पूरा करने जी, चलिए 10 सेकंड में आप बात करें, 10 सेकंड जफर साहब बात करने दें, उसके बाद और अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आज से अधिक प्रॉपर्टी है, वो कानून के हिसाब से उसकी जांच होनी चाहिए और वो आदमी उसका जवाब देगा। उसको हम बचाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को जानबूझकर आप परेशान करना चाहते हैं, ये आपका कहना है। मैं आप लोग प्लीज थोड़ा समय दें, एक बार डिबेट को शुरू हो जाने दीजिए, क्योंकि अब आप दोनों का समय निकल गया है। मेरे साथ चार एनालिस्ट हैं आज की चर्चा में, इसलिए 4 एनालिस्ट हैं क्योंकि ये मामला थोड़ी एनालिसिस मांगता है। शरद प्रधान जी, ये क्या बात सही है कि इसके भ्रष्टाचार के अगर सबूत मिलते हैं तो एजेंसी क्या तारीख देख के वहां जाएगी, और दूसरी तरफ एजेंसी को क्या आज की तारीख में ही वो सबूत मिले थे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सब देखिए, दोनों ही बातें सही हैं कि एजेंसी का नाजायज इस्तेमाल सरकार द्वारा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को के चाबी भरने के लिए, और दूसरी तरफ ये भी सही है कि ये जो आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब ये जो कह रहे हैं कि हम अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये इस तरीके की हरकत कर रही है कांग्रेस वाले, ये दोनों ही बातें सही हैं। और ये जाहिर ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है, डर्टीएस्ट पॉलिटिक्स पॉसिबल, और बेईमानी दोनों तरफ है, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन हो, दोनों ही तरफ बेईमानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सवाल भी बिल्कुल दीगर है कि क्यों नहीं ये बीजेपी वाले अपने पार्टी की तरफ भी, अपने गिरबान में भी जाके देखते हैं। कोई डिफेंस नहीं है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस वाले भी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये नाजायज दौलत आई है तो है सामने, लेकिन क्या ये दौलत आज ही की है? इससे पहले नहीं थी इनके पास और इनको पता नहीं था क्या? ये कहना अरुण जेटली का ये साफ साफ मतलब अब तो इतना ज्यादा ये खुला खेल हो गया है कि हमारा चोर जो है वो पाक साफ है, आपके चोर को हम पकड़ के बंद करेंगे, हम राज कर रहे हैं, हम जो चाहे कर लें, ये एटीट्यूड है। और हो सकता है ऐसा इस तरीके की हरकत कांग्रेस ने भी अपने जमाने में जरूर करी होगी। तो ये जो सिलसिला है ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का है, पब्लिक के साथ नाइंसाफी है ये जी, और बेईमानी का के एक तरीके से एक तरफ आप संरक्षण दे रहे हैं, जब आप पावर में होते हैं तो आप वही कुकर्म करते हैं जिसके लिए कल तक आप जो है ऑपोजिशन में रह के उनकी बुराई करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते जी। तो आपका कहना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला अंदाज है और इसमें इन एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा। मैं हर्षवर्धन आपके पास आना चाहता हूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो सत्ता में होता है वो एजेंसियों का इस्तेमाल करता है, ये बात अब लगभग इस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर उस पर आरोप लग रहा है तो ये कोई भी पार्टी जो इससे पहले, क्योंकि ये बीजेपी ने शुरू नहीं किया, ये सिलसिला वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी क्या इस तरह के बदले के रास्ते से चलेंगे तो क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा, सफाई होगी पॉलिटिक्स की? आलोक जी, मुझे लगता है, मैं इसको जिस नज़रिए से देखता हूं उसमें मुझे लगता है कि शायद भ्रष्टाचार तो अब इसी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर हम देश की किसी भी पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जब सत्ता में होगी तो अपने भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं पर, पार्टी के पदाधिकारियों पर या मंत्रियों पर कोई कार्रवाई करने जा रही है, तो फिलहाल जो भारतीय राजनीति का उदाहरण है वो ऐसा कोई भी उदाहरण पेश करता नहीं है। मुझे इसलिए इससे उम्मीद थोड़ी सी दिखती है, जब मैं उम्मीद कहता हूं तो हो सकता है कि लगे कि ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि भ्रष्टाचार और इस तरह से एजेंसियों के इस्तेमाल से कैसे उम्मीद हो सकती है। उम्मीद मुझे इसलिए होती है कि अभी जो एक नया समय चल रहा है, नया समय इसलिए कि सबको भूल गया होगा कि सुखराम के बिस्तर के नीचे से नोटों की गड्डियां मिली थी, सबको भूल गया होगा कि परमाणु समझौता भी इस देश में जब वो संसद में पास होता है
तो उस वक्त सीबीआई की रेड पड़ती है, सीबीआई का दबाव पड़ता है, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं विपक्षी नेताओं पर, उन सबकी फाइलें खुल जाती हैं। लेकिन मुझे इसलिए ये ठीक लगता है कि कम से कम अभी जो भी कार्रवाई हो रही है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही हो, इसमें कोई बहस ज्यादा नहीं करनी चाहिए, जो सत्ता में है वो करता है। लेकिन अगर ऐसे 10-5 बड़े आरोपी अपराधी बन जाएं, मैं आरोपी अपराधी इसलिए कह रहा हूं कि आप हजारों करोड़ की संपत्ति बनाते हैं, फिर वो किसी भी पार्टी का नेता हो, और उसके बाद इंतजार करते हैं कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग होते होते किसी तरह से अपनी सत्ता बचाएं, और जब अपनी सत्ता आएगी तो हम फिर से भ्रष्टाचार करेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना है कि क्या इस बार जो भी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या कुछ भी हो, ऐसे कुछ मामलों में जो आरोपी हैं वो अपराधी साबित होंगे, और जो अदालतें बैठी हुई हैं अगर उनके पास एक भी एजेंसी का मामला जाता है तो क्या वो उसे परिणाम तक पहुंचाएंगी? क्या अगर पहुंचाएंगी तो पॉलिटिकल रिफॉर्म का ये बड़ा अच्छा सा, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल है, लेकिन बड़ा अच्छा जरिया हो सकता है राजनीतिक भ्रष्टाचार की सफाई का। जी, तो आपका कहना है कि मेरी कमीज या तेरी कमीज की बात किए बिना जहां सफाई हो रही है उसका स्वागत करना चाहिए, और अगर एक तरफ से सिलसिला शुरू होगा तो हो सकता है कि इसी रास्ते से जब दूसरा आए तो इनकी सफाई कर दे। रामेश्वर पांडे जी, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की राजनीति को आपने नजदीक से देखा है, और भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो वहां की राजनीति की चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से जो हर्षवर्धन कह रहे हैं, क्या ये रास्ता सही उस दिशा में जाता दिख रहा है कि ठीक है इस वक्त जो विपक्ष में है उनके ही भ्रष्टाचार का इलाज हो जाए, लेकिन वो हो जाए, क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ, आलोक जी, ये एक असहाय पत्रकार का तर्क हो सकता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कम से कम चलो ये भ्रष्टाचार तो पकड़ा गया, ये भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, दशकों से ये बात हो रही है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार, सत्ता हमेशा उन एजेंसीज का दुरुपयोग करते, मतलब सीबीआई को तोता कहा जाने लगा। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लोकतंत्र में। सारी एजेंसियां जिन पर जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार से लड़ने की, वो केंद्र के इशारे पर चलने लगे, और ये लगातार ये सिलसिला चलता रहे। आज सपा है, कल बसपा हो जाए, तो प्रदेश के भ्रष्टाचार में इसी तरह होने लगे, केंद्र में कल कांग्रेस है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। तब यही भाजपा आरोप लगाती थी कि भाई केंद्रीय एजेंसियों का आप उपयोग कर रहे हैं, और इसी तरह अब ये भाजपा आरोप लगा रही है। देखिए, राजनीति में निश्चित तौर पर वो जो सज्जन पकड़े गए, जिनके 7.5 करोड़ रुपए मिले, आप देखें तो बहुत ज्यादा धन उन्होंने कमाया है, बहुत ही समृद्ध हैं, और इतने ताकतवर हैं कि उन पर भरोसा किया गया कि वो भाजपा विधायकों की सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हाँ, कि वो आज ही ये क्यों हुआ। मैं उत्तर प्रदेश की घटना बतला रहा हूँ। देखिए, राजनीति अवधारणाओं पर चलती है जी। अगर आप सचमुच नियत साफ करना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, तो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बसपाई हो, चाहे सपाई हो, चाहे भाजपाई हो, सबके खिलाफ एक साथ एक तरह से आप कार्रवाई करिए। ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने फिर कहा कि अवधारणाओं पर, अवधारणा ये बनी कि आज जब 6 कांग्रेस के विधायक टूट गए, उनको खरीद फरोख्त की बात चल रही है, ठीक उसी समय आपने ये छापा मारा। आप उसके पहले भी उस सज्जन को पकड़ सकते थे और बाद में पकड़ सकते थे। तो परसेप्शन ये बन रहा है कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। हो सकता है कि न किया हो। और हमारे एक मित्र कह रहे थे कि क्या सीबीआई या जांच एजेंसियां तारीख न्यूज करेगी। मैं एक बात, सीबीआई या दूसरी एजेंसियां, मैं लखनऊ के घटना बतला के कहना चाहता हूं, उनको सब पता होता है कि क्या करना है। यादव सिंह के मामले में लखनऊ में अपने बिना डायरी देखे 2 बड़े अफसरों ने छापा मार दिया, और छापा मारने के बाद उन्होंने, लंबा समय दे रहे हैं आप इनको, प्रेस को ब्रीफिंग जी सभा होने दें जफर साहब, आपको मौका दूंगा मैं। नाम आ रहे थे कई बड़े नेताओं के जी, और बाद में वो दोनों जो अति उत्साही अधिकारी थे इनकम टैक्स के, उन्हें बुलाया गया और उनके राजनीतिक नियंता, राजनीतिक मास्टर के सामने यादव सिंह की फाइल सामने रखी थी,
वो दोनों हटा दिए गए। जी, ये चर्चा बहुत उत्साहित इनकम टैक्स अधिकारी थे, वो फिर वो प्रेस के सामने नहीं आए। जी पंडित, ये ब्यौरा, इस ब्यौरे में जा सकते हैं आगे, लेकिन इस वक्त में मुझे लगता है जो आपने पहला सवाल उठाया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टाइमिंग, इस एक्शन की जो टाइमिंग थी। जफर इस्लाम जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी की टिप्पणी नहीं हुई है, वो ओपनिंग कमेंट ले लूं उनका। रामकृपाल जी, जो टाइमिंग है और उसे देखकर क्या इन छापों का कोई गुजरात कनेक्शन साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? आलोक जी, एक बात अभी जो पांडे जी कह रहे थे, मैं वो कहने वाला, एक सीधी बात ये होती है कि देहात में, गांव में हमारे कहावत है सब जगह कि बद अच्छा बदनाम बुरा। एक खराब आदमी अच्छा हो सकता है, लेकिन एक अगर खराब नहीं भी है लेकिन वो बदनाम है तो जनता उसके खिलाफ ज़्यादा होती है। परसेप्शन इज मोर डेंजरस देन मोर पावरफुल देन रियलिटी, जो अभी कह रहे थे। अवधारणा सच्चाई से हमेशा स्ट्रांग होती है। आज का जो मौका है, जफर साहब कह रहे थे, लेकिन एक बात आलोक जी पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखा है कि सफलता में अगर कहीं अहंकार झलकने लगता है या नहीं भी हो, ऐसा परसेप्शन बनने लगे तो आप ये समझिए कि आप कानून क्या है, नैतिकता क्या है, उसको छोड़ दीजिए। आप अपने जो आपका प्रतिद्वंदी है, आप वो पराजित है, उसको बेचारा अगर आप बना देंगे तो आप तय जान लीजिए कि जनता की सहानुभूति फिर उस बेचारे के साथ चली जाएगी, चाहे वो बेचारा कितना बड़ा अपराधी हो, कुछ भी हो। ये होता रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक हो सकता है कानूनी रूप से, बाकी सारे रूप से जो टाइमिंग चुनी गई थी वो सही हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि आज ज़्यादातर मेजॉरिटी जनमत में ये बात जा रही है कि ये बदले की भावना से किया गया। और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अब उपलब्धियों का उत्सव मनाइए, लेकिन उससे अहंकार अगर झलकने लगेगा या लगेगा जिद आ गई है तो आप तय जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सोचने की बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल सारे तर्क सही हैं। किसी को आईपीसी में राजनीतिज्ञों के लिए, पॉलिटिशियन के लिए कोई अलग धारा नहीं है, न सीआरपीसी में, न आईपीसी में, न इनकम टैक्स एक्ट में है। नहीं, ये बिल्कुल, ये आपने और रामेश्वर पांडे जी ने जो बात कही, मुझे लगता है जफर इसका जवाब देना चाहते हैं, तो जफर साहब आपको मौका दे रहा हूं, अब आप इसका जवाब दें। देखिए, मैंने सबको सुना, सभी लोगों को, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो विपक्षी पार्टी के भी नेता हैं, उन सबको सुना मैंने। देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि किसी भी चीज़ से इसको लिंक करना, खासकर गुजरात इलेक्शन से, राज्यसभा इलेक्शन से लिंक करना गलत होगा। इसको ये लिंक करना कि वहाँ गुजरात के एमएलएज आए हुए हैं, उस वजह से हुआ। जब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट आप लोग वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये बात तो मालूम होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोसेस है किसी को भी रेड करने का। ऐसा नहीं है कि जब चाहे उठे और सुबह में चले गए रेड करने के लिए। उसका एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उस पूरे प्रोसेस के बाद उसके बाद ही ये कंडक्ट किया जाता है। लेकिन नहीं, शरद प्रधान जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, प्रोसेस जान के भी ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे बहुत तजुर्बा है, आप मुझे बहुत तजुर्बा है, इसीलिए आपको कम से कम थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। जो ये नहीं, एक अपराधियों के साथ, लेकिन जफर साहब, मुस्कुराहट पे तो मत रोकिए जब तक वो आपको टोक नहीं रहा में खड़े हो। ये एक अच्छे पत्रकार के, अच्छे वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे, उनकी पहचान नहीं है। आप जैसे आपकी पहचान होनी चाहिए कि नहीं, आपकी पहचान होनी चाहिए कि आप गलत के साथ खड़े ना दिखे जाए, बल्कि जो सच्चाई के साथ खड़े दिखे जाए। कोई टाइमिंग देख के नहीं, कैलेंडर देख के नहीं कि भाई वहाँ मेहमान आए तो अभी नहीं करना चाहिए। वो कैलेंडर देख के, कांग्रेस पार्टी के मंत्री का ये कैलेंडर है, आज तो वो बिजी है और काला धन रखे हुए, लेकिन नहीं, इनकम डिपार्टमेंट आज नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा। शरद प्रधान जी डिपार्टमेंट अपना काम करती है, वो हमारे कहने से या आपके सोचने से नहीं। वो काम जब भी करेंगे, मुझे कुछ कहना है। जी, इनकी बात हो जाए। जफर साहब अपनी बात, एविडेंस के नाम पे तो इतना बड़ा पैसा है, आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि इतना बड़ा पैसा आया कहाँ से।
नहीं, ये क्वेश्चन तो आप ये क्वेश्चन आप उठा चुके हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। ये क्वेश्चन तो दरअसल अब आपका जो लीगल प्रोसेस है वो करेगा ही, ये समाज भी करेगा और लीगल प्रोसेस भी करेगा। आलोक जी, इसमें कोई वेंडेटा नहीं, जरा मुझे ये बता दें बीजेपी फॉलो करते। जी, प्रेमचंद मिश्रा एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जफर इस्लाम, प्रेमचंद मिश्रा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जी प्रेमचंद जी, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप इतने इनोसेंटली यहां बात कर रहे हैं, अगर आपका ईमान भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल क्लियर है, अगर आप भाजपा पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी बहुत ही अगर दृढ़ संकल्पित हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आज तक आपने लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की, जिसके लिए आप अन्ना जी के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे हमारे समय में। अरे आपके मन में खोट है, आप इन एजेंसियों का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के खात्मा के लिए करना चाहते हैं। आपको ये बताना चाहिए होगी आज अपने पार्टी के मंत्री। नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मुझे नहीं, सुनिए ना, अगर आपकी नीयत ठीक होती, अगर नीयत ठीक होती तो आज से अधिक मामले में आपके सुनिए ना, अरे सुनिए, अमित शाह जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे 12 लाख करोड़ का जो ये लोग देख रहे हैं कि किसने कितनी संपत्ति लूटी है। आपकी एक रैली में 100 करोड़ रुपए। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। ये इस तरह से कैसे चर्चा होगी? आप जफर साहब, आप एक बार उनको सुन लें। या बड़े भाई के ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ा? अमित शाह जी का 300 गुना अधिक आय कैसे बढ़ गया? आप उस पर बताइए, क्यों नहीं आपकी इनकम टैक्स जो है वो अमित शाह से पूछती है कि आपके 300 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गया? आपकी इनकम टैक्स येदियुरप्पा से क्यों नहीं पूछती है सवाल? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने इनकम टैक्स को भी अपना तोता बना लिया है, ईडी को भी अपना तोता बना लिया है, और इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा प्रेमचंद जी, अब आप जफर इस्लाम को जवाब देने दें, क्योंकि आपने बहुत लंबा सवाल पूछ लिया, अनेक सवाल पूछ लिए हैं। एक बार जफर इस्लाम को जवाब देने दें, उसके बाद मैं फिर एनालिस्ट के पास जाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का केस पैरेड की तरह आज एजेंसीज अपना काम कर रही है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके, एविडेंस के बेसिस पे, ना के विंडिक्टिव वो दिख रहा है एजेंसी आपकी क्या काम कर रही है। यू टेल अस, आप लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुआ? गलत लोगों को पकड़ेगी एजेंसी। लोकपाल क्यों नहीं बनाया? देश की है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। आप भ्रष्टाचार के पोषक हैं। पार्टी के लिए एजेंसीज होती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, वो आप, क्योंकि ये देखिए जफर साहब और प्रेमचंद मिश्रा ये पूरे समय बहस कर सकते हैं जिसमें हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। हर्षवर्धन हाथ उठा रहे हैं और मैं हर्षवर्धन एक सवाल पूछना चाहता हूं। अहमद पटेल के राज्यसभा में एक बार और चुन जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा कि दोनों पार्टियां इतना दम लगा रही हैं इस पर? दरअसल मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, न तो कांग्रेस की किसी स्थिति पे, न भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पे। लेकिन शायद कुछ ये वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर के जो नेता हैं उनके बीच की आपसी उसको ईगो की टकराहट कह लें, या कहें कि एक दूसरे को पूरी तरह से मुक्त कर देने, खत्म कर देने की राजनीतिक तौर पर वो कोशिश हो सकती है। लेकिन मैं जो इसको मैंने जो पहले कहा, जिसको रामेश्वर जी ने कहा, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक असहाय पत्रकार की ये मैंने जो कहा कि इससे भ्रष्टाचार में खत्म होता हुआ देखता हूं, जो मुझे आज तक दिखा है। और चूंकि रामेश्वर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई एक उदाहरण बता देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आज तक यही होता रहा कि जैसे ही इस तरह के मामले उठते हैं, जो सत्ता में है वो विपक्ष के किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को अंत में बचाता है, और उसको ये कहते हुए बचाता है कि कहीं मेरे ऊपर किसी तरह का आरोप न लगे, और उस बचाने को समय समय पर जिसको चाबी टाइट कर देना कह देते हैं, उसी तरह से इस्तेमाल करता रहा है। और ये भारतीय राजनीति में तब भी हुआ जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, तब भी हुआ जब गठजोड़ के साथ सरकार चल रही थी, और तब भी हुआ जब अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है कि जब मैं ये कहता हूं कि इससे मैं भ्रष्टाचार को खत्म होने की थोड़ी सी उम्मीद देखता हूं, अगर फाइल नहीं खुली होती तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपराध साबित नहीं हुआ होता। अगर किसी सुखराम के खिलाफ फाइल नहीं खुली होती तो वो कभी भी दोषी नहीं पाए जाते।
अगर ए राजा के खिलाफ किसी भी वजह से, उस वक्त भी विनोद राय तक को कहा गया और पीएसी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी थे, उनके ऊपर तक ये कहा गया कि वो दोनों कहीं मुलाकात की, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और उसके खिलाफ ऐसा आरोप लगाओ कि सीएजी की रिपोर्ट ऐसी आ जाए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, भाजपा भ्रष्टाचारी है या कांग्रेस भ्रष्टाचारी, वो जनता को अब सब बहुत साफ पता है और कार्रवाई भी कितनी टाइमिंग करके हो रही है ये भी पता है। लेकिन अगर मैं इससे भ्रष्टाचार के खत्म होने की उम्मीद देख रहा हूं तो आप सोचिए ना कि एक मंत्री जो कांग्रेस में बिल्कुल किनारे था, डी शिव कुमार की राजनीतिक हैसियत पिछले कुछ समय में खत्म थी, वो किसी से कहते हुए पाए गए कि कांग्रेस मुझे अपने गंदे कपड़ों को धोने वाले धोबी की तरह इस्तेमाल कर रही है और उनके यहां से 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इसको आप उस कार्रवाई के तौर पर देखिए भ्रष्टाचार की, और सड़क पे उतरकर विपक्ष लड़ाई लड़े और कहे कि ये गलत टाइमिंग है और जो संस्थाएं हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। शिव कुमार 6 बार से एमएलए हैं। शिव कुमार के भाई बंगलोर दक्षिण से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक हमारे पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं, वो प्रमुख नेता हैं। आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। आप ऐसी बात मत करिए, आप टू दी पॉइंट बात करिए कि आप ये सवाल कभी बीजेपी वालों से आपने पूछा कि भाई लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? आप कभी ये सवाल करते हैं कि भाजपा से जुड़े नेताओं पर प्रेमचंद जी लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, इसका सवाल भाजपा से पूछने से पहले आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? अगर वो बहस होगी, लोकपाल की डिबेट जब शुरू हुई थी उस वक्त आपकी सरकार थी, ये सवाल घुमाकर आज की तारीख में भाजपा से क्यों पूछा जाएगा? बहुमत है हमारे पास गुजरात से एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक हैं। आप हमारे विधायकों को तोड़ते हैं, उन्हीं तोड़े हुए विधायकों में से किसी को राज्यसभा का आप उम्मीदवार बना देते हैं। इसके बाद भी कहीं छुपा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीचे स्तर पर उतर कर काम कर रही है? यह कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? क्या बीजेपी? जी मैं इस पे आता हूं प्रेमचंद जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि ये इसमें एक सवाल आपसे बनता है, ये विधायक आपके ही क्यों टूट रहे हैं? आपके विधायक क्यों टूटने के लिए तैयार बैठे हैं? लेकिन उससे पहले रामेश्वर पांडे जी जवाब देना चाहते हैं जो हर्षवर्धन ने सवाल पूछा, इसलिए मैं वापस उस पर आऊंगा। रामेश्वर पांडे जी, और एक सवाल इसके साथ में, जब आप कहते हैं कि ये नो टॉलरेंस कहिए, जीरो टॉलरेंस कहिए, या भ्रष्टाचार मुक्त होता है सरकार की तरफ से मैसेजिंग का, तो लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर मायावती ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मैसेजिंग की थी, क्या ये उसके पैरेलल मैसेजिंग भ्रष्टाचार पर दिख रही है? नहीं देखिए आलोक जी, पहले तो मैं अपने एक मित्र की बात कहूं, एक असहाय पत्रकार के तौर पर मैं ये देखता हूं कि इतना दबाव है, लखनऊ में हो दिल्ली में हो, इतना दबाव है कि अरे यार इनको मत छेड़ो, अरे यार इनको मत छेड़ो। तो इसी में हम खुश होने लगते हैं कि कम से कम चूंकि मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पत्रकार है तो लगता है चलो यार इसी भ्रष्टाचारी को पकड़ लिया, अच्छी बात है। दिक्कत ये है कि भ्रष्टाचार के पीछे जो अभी रामकृपाल जी ने कहा कि भाई अवधारणा, हम उन अवधारणाओं के तरफ भी बात करें कि एक आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये नहीं कार्रवाई हो रही है, ये राजनीतिक स्कोर सेटल करने की कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार कांग्रेस कभी भी, कांग्रेस को नैतिक हक नहीं होगा, चाहे लोकपाल का सवाल हो, चाहे या विपक्ष को तोड़ने का। इंदिरा गांधी के सामने एक बार चर्चा होने लगती थी कि अरे यार इंदिरा गांधी विपक्ष को छोड़ेंगे भी कि नहीं, लोकतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है, रहेगा कि नहीं। तो आप पिछले 3 दशकों का देख लीजिए। मेरा ये कहना है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें टाइमिंग पर भी सवाल उठाना चाहिए, उन लोगों पर भी उंगली उठानी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाए थे विपक्ष को तोड़ने की। देखिए पांडे जी, विपक्ष को तोड़ने का, विपक्षी आवाज को दबाने के लिए ऐसी हरकत कभी नहीं किया था। आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं, आप अनुभवी पत्रकार हैं। देखिए आप अनुभवी पत्रकार हैं, आपको जानकारी अगर है तो दुरुस्त बात कीजिए। कभी इंदिरा गांधी ने इस लेवल पर उतरकर, कभी कांग्रेस ने इस लेवल पर उतरकर काम नहीं किया था विपक्ष को तोड़ने का, विपक्ष को एक तरह से डिमोरलाइज करने का। ये मैंडेट नहीं मिला नरेंद्र मोदी जी को। आप पांडे जी भी हंस रहे हैं, उधर शरद प्रधान कुछ कहना चाहते हैं। मैं शरद प्रधान जी, अगर अहमद पटेल राज्यसभा में आ जाएंगे, जो रामेश्वर पांडे जी कह रहे हैं टाइमिंग पर सवाल होना चाहिए, वो कितना सही है, इरादों पर, टाइमिंग पर, और क्या करप्शन इससे खत्म हो रहा है? 1 सेकंड दीजिए मुझे। जी अच्छा, आप खत्म करें। 1 सेकंड जी।
आज अहमद पटेल का जीतना या हारना अब एक बड़ा मुद्दा हो गया जो हो रहा है। अगर अहमद पटेल जीत जाते हैं तो पूरी भाजपा ने प्रेस्टीज इशू बना लिया है। तो अगर अहमद पटेल जीतते हैं तो एक बड़ी राजनीतिक हार होगी भाजपा की। सारी ताकत उन्होंने लगा दी एक राज्यसभा की। और अगर अहमद पटेल हारते हैं तो एक बड़ी हार होगी कांग्रेस की। तो अब ये छोटे राज्यसभा की लड़ाई नहीं, बड़ी जंग हो गई है। और राजनीति में अगर इस तरह की पटेल हारने नहीं जा रहे हैं, हमारे लोकतंत्र आप निश्चित रहिए अहमद पटेल जी जीतेंगे। जी, ये प्रेमचंद जी आप इस पे पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। परसों भी हमने कांग्रेस पार्टी से बात की तो उनका भी उस दिन यही विश्वास था। शरद प्रधान कुछ कहना चाह रहे हैं इस एजेंसियों के इस्तेमाल और टाइमिंग। मैं आलोक ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने पूछा था कि क्या इसी तरीके की मैसेजिंग है जो मायावती ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए करी थी, कतई नहीं है। क्योंकि देखिए बड़ा भारी फर्क है। मायावती ने अपने ही पार्टी के एक सिटिंग एमपी को अपने घर बुला करके अरेस्ट करवाया था क्योंकि वो गुंडागर्दी करते हुए उनके टीवी विजुअल्स आ गए थे। ये बड़ा फर्क है। उससे मैसेज गया था छुट भैया गुंडे सब जाके बैठ गए थे कि उन्होंने लगा कि एक पार्टी का सिटिंग एमपी अगर अरेस्ट हो सकता है गैर कानूनी काम करने में तो हमारी क्या हैसियत है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर में मैसेज गया था। यहां पे ये हो रहा है कि दूसरी पार्टी के ऑपोजिशन के लोगों के खिलाफ टारगेट किया है। ठीक है वो भ्रष्ट है, कोई उनके लिए कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन अपने भी पार्टी के लोगों को अपने गिरबान में भी झांके। अभी कल परसों यहां पे अमित शाह ने एक ऐसे आदमी को इंडक्ट किया है समाजवादी पार्टी से, बुक्कल नवाब, वो नवाब नहीं है कहीं के उनका नाम है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के घोर चार्जेस हैं, लैंड ग्रैबिंग के चार्जेस हैं और उनको गले लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। आपने सारे अखबारों में फोटो देखी होगी, टीवी विजुअल्स भी आए और उसको ले रहे हैं अपनी पार्टी में क्योंकि एमएलसी की सीट्स इनको 3 चाहिए थी, तीनों को इलेक्शन ना, 3 मंत्रियों को इलेक्शन ना लड़ना पड़े। तो ये डबल स्टैंडर्ड जैसे कहा जाता है। जफर इस्लाम साहब समझने की कोशिश करेंगे और उनको वो जो बार बार दोहराते हैं उनको हमारी हंसी बुरी लगती है। हम हंसते इसलिए हैं कि जब वो मजाक कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह रेड करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खुद इतना भ्रष्टाचार है। मुझे कहना है जी, मैं आता हूं मिस्टर पांडे जी आपके पास। मैं जफर इस्लाम के पास। जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता कब से आप बन गए? नहीं, जफर इस्लाम साहब आप अपने सवाल पे आए क्योंकि ये बड़ा सवाल है और ये देश, एक बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि 2014 में इस देश ने बहुत उम्मीद के साथ, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था इस देश को और लोगों को ये पूरा भरोसा था कि ये बहुत, और आज भी है। बहुत से लोग मिलते हैं हमको सड़क पर जो कहते हैं एक बात है भाई, ये आदमी ईमानदार है। तो अगर ये आदमी ईमानदार है तो ये मैसेजिंग, जैसी मैसेजिंग हमने मायावती की तरफ से देखी लॉ एंड ऑर्डर पर, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए कोई भी आदमी करप्शन में पकड़े नहीं जाते हैं। करप्शन के चार्जेस में घिरे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत हो रहा है। इस मैसेज को कैसे ग्रहण करेगा आम आवाम? देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन का सवाल ही नहीं है। इसलिए कि अगर लीडरशिप बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है तो नीचे का किसी आदमी में हिम्मत नहीं कि कोई करप्शन करे। और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों में। आप देखिए कि कांग्रेस के मुखिया, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सब करप्शन के समय सबसे ज्यादा पैसे आप ही के यहाँ पकड़े गए थे। मायावती को देखिए, आप देखिए के समय लालू यादव की पार्टी को, आप देखिए जफर साहब, दूसरे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने माना, सबने कहा भ्रष्टाचार पर किसी दूसरी पार्टी का बचाव नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर लगभग सब एक साथ खड़े हैं, उस हम्माम में सब नंगे हैं। सवाल यह है कि आपके अपने लोग होते ही वो भ्रष्टाचार से दूर कैसे हो जाते हैं? एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कह रहा हूं। नोटबंदी के समय पूरे देश में सबसे ज्यादा नए नोट, करोड़ों में नए नोट केवल भाजपा नेताओं के कैसे पकड़े गए? पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। सुनिए, देखिए मैं 2 दिन पहले कहीं बाहर था, हिंदुस्तान से बाहर कहीं ट्रैवल कर रहा था। वहां मुझे मेरा ड्राइवर किसी टैक्सी से जा रहा था, वहां पर सूडान का एक ड्राइवर था। उससे सिर्फ पता चला कि मैं हिंदुस्तानी हूं तो उसने एक ही चीज पूछा, और प्रधानमंत्री का जो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बारे में कहता, काश दुनिया में हर कंट्री ऐसा करे तो ये करप्शन बंद हो जाएगा। देखिए ये मैसेज जो है
पूरे दुनिया में जा रहा है कि जो डिमोनेटाइजेशन का जैसे भारत में बंद हो गया, टैक्सी जैसे ड्राइवर ये मैसेज देखिए, आप जफर आप ठीक कह रहे हैं, ये मैसेज भारत में भी बड़े पैमाने पर गया है और भारत में जो आशंका थी, जो राजनीतिक विश्लेषकों को, लोगों को आशंका थी कि इससे सरकार को बहुत नुकसान होगा, सरकार को महंगा पड़ेगा नोटबंदी का फैसला, वो बात गलत साबित हुई क्योंकि आम आदमी ने इसको ऐसे मैसेज को ग्रहण किया जैसे कि आम जनता के लिए, गरीब गुरबा के लिए मोदी सरकार ने कड़ा फैसला किया है और चोरों को सजा दी जा रही है। लेकिन उससे भ्रष्टाचार दूर हो गया कि नहीं, ये एक बड़ी डिबेट का विषय है और इस पर हम, अब मुझे एक ब्रेक लेना है, उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा आगे ये भी करेंगे कि अहमद पटेल को हराना बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों है। आवाज अड्डा में एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आवाज अड्डा। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है और आज सवाल हमने पूछा है, क्या मोदी सरकार विरोधियों के खिलाफ इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है? अभी कुछ वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं। रामकृपाल जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। सवाल ये है कि अहमद पटेल का ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या अहमद पटेल के चुनाव को जब आप एनालाइज करते हैं तो राजनीति में जो ट्रेड्स आ रहे हैं उन पर भी एक टिप्पणी नहीं बनती है? आलोक जी, 2-3 बातें मैं कहूँगा इस पूरे जो घटनाक्रम है। देखिए आलोक जी, औजार और हथियार 2 शब्द होते हैं। अभी आपने जो एक बात कही थी कि 2014 में मोदी जी को जो समर्थन मिला, मोदी जी की निजी छवि एक ईमानदार की है, इसमें दो राय नहीं। उनकी राजनीति पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत लाइफ जो है वो लोग मानते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति है और जिसकी हिंदुस्तान में जनता, आम आदमी बड़ा उसका वो नतमस्तक होता है ऐसे किसी व्यक्ति पर जिसको लगे कि अपना इसका कुछ नहीं है, दूसरों के लिए कुछ करता हो, तमाम तरह का आरोप हटाने के लिए फलाना किया ढकाना किया, लेकिन खुद का नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि एक ईमानदार व्यक्ति है जो लड़ेगा। लेकिन आलोक जी, एक बात मैं बताऊं आपको, औजार जो है, औजार क्या है कि किचन में छुरा होता है, उससे आप टमाटर काटें तो वो औजार है, लेकिन अगर किसी के ऊपर हमला कर दे तो हथियार हो जाता है। अगर आपका इंटेंशन भी नहीं हमला करने का, तो ये जैसा मैंने कहा ना कि ये अवधारणा, ये परसेप्शन जनता में नहीं जाना चाहिए कि हमने तो उसको मत दे करके एक औजार दिया था कि आप लड़िए। औजार का मतलब है कि एक सिविलाइज्ड ढंग से चीज़ों को लड़ा जाता है। परसेप्शन ये नहीं होना चाहिए कि वो जिद की लेवल तक पहुंच गया। जैसे ये खबर जब भी मैं सुनता हूँ कि एक नारा होता है और किसी अखबार ने भी दिया और तमाम, हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, मेरा ये कहना है कि अहमद पटेल गुजरात की राजनीति के लिए निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण है। उनकी पराजय कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन एक लंबे राजनीतिक दौर में आप किसी व्यक्ति की हार या जीत को कितना बड़ा ले जाएंगे कि हर कीमत पर या किसी भी कीमत पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भले बीजेपी का इंटेंशन ना हो, लेकिन बात ये होती है कि अगर कहीं से आपका इंटेंशन भी नहीं लेकिन अवधारणा बन रही है। मैंने हमेशा कहा, जब केजरीवाल जी यहाँ से जीते और इतने वोटर्स जीते जिसको बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आशंका के दौर में हो गया था कि ऐसा जनता में चला गया कि आप औजार को आपने अहंकार बना दिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसको होता है, जो प्रतिद्वंदी है, उसको जब आप बेचारा बना देंगे ना, तो हमेशा ये जान लीजिए, स्कूटर और कार में अगर टक्कर होगी, लाख गलती स्कूटर वाले की हो, लोग कार वाले को ही पीटते हैं जी। तो मैं जफर इस्लाम के पास चलना चाहता हूं। जो आप बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। जफर इस्लाम जी, इतनी तगड़ी इस समय आपके पास इस देश में समर्थन है, इतना जोरदार समर्थन है, लगभग पूरा भारत केसरिया झंडे से भरा हुआ दिखता है। जिस वक्त हम मैप में भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले इलाके दिखाते हैं, उसके बाद एक ऐसा चुनाव, अहमद पटेल जैसे नेता जिनके बारे में पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि उनका कितना पब्लिक में मास बेस कितना बड़ा है, और आप क्यों इतना दम लगा रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं कि आप उनको हराते हराते एक बड़ा नेता बना दें?
देखिए आलोक जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें इस राज्यसभा इलेक्शन से और इससे दोनों को मिलाना बिल्कुल गलत है। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन है, वो इलेक्शन होगा जैसे उसको होना है। हमें ना तो किसी के पराजय के लिए, हमें अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश जरूर करनी है, लेकिन किसी के पराजय के लिए हम कोशिश, और जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम है, हर पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक सही तरीके से काम वो हम भी कर रहे हैं, वो जीतने के काम कर रहे हैं। हम अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम कर रहे हैं। तो इसको किसी और नजरिए से, किसी और चश्मे से देखने का बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ये कहना जरूर होगा कि आपको क्या ऐसा कौन सा डर है कि आप अपने ही एमएलएज को, जिसपे आप ट्रस्ट नहीं है, आप उनको एक बेंगलोर लेके चले गए। आपको कैसा डर है कि आप उनको खुली हवा में नहीं छोड़ के एक रूम में बंद करके रखे हुए हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आपके पार्टी के लोग खुले आसमान में ना, जो भोलापन आप यहाँ दिखा रहे हैं, बिल्कुल सहमे डर से घूम रहे हैं। इसका मतलब ये सवाल आ गया, प्रेमचंद मिश्रा जी इसका जवाब दें। अमित शाह और मोदी जी के का ये है, डर है जी, इसको प्रेमचंद जी को जवाब देने दीजिए। अपने पार्टी के लोगों से सही बात है कि आप उन पर भरोसा नहीं है। आप अपनी पार्टी के लोगों में भरोसा क्यों नहीं? दूसरा, इस वक्त गुजरात में जो हाल है बाढ़ की वजह से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह बिखरे हुए हैं, काम कर रहे हैं, फील्ड पे जाके राहत का काम कर रहे हैं। और ये तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा खराब सवाल बन रहा है कि इनके विधायक कहीं और जाके एक घेरे में बंद हैं, और वो यहाँ जिस समय पब्लिक को मदद की जरूरत है तो वो साथ नहीं खड़े हैं। देखिए, जहां तक बाढ़ का सवाल है, राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं और हमारे दूसरे नेता अहमद पटेल जी क्या करेंगे? राहुल गांधी कैंप कर रहे हैं। राहुल गांधी के जाने से कभी कोई फायदा हुआ है? नहीं, जवाहर इस्लाम, उनको बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अरे सुनिए ना मिश्रा जी, आप देखिए, अरे कम से कम अरे नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं कहने जाने के लिए? वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को क्यों नहीं कहने जाने के लिए? यही दिक्कत यही है आप लोगों में। आप बात सुनते नहीं, आप बात नहीं सुनते हैं। आप उन्हें जवाब तो देने दीजिए। बात सुनिए भाई, एक सवाल है, उसका जवाब देने दीजिए। जवाहर इस्लाम प्लीज। अरे बात सुनिए, बात सुनिए। जवाहर इस्लाम जी जवाब अरे बात सुनिए, प्रदेश के लीडर सुनो भाई, बात सुनिए। वो सवाल उठा दिया मैंने, आप उसका जवाब तो सुनने देंगे। बात सुनो, नहीं, लोगों बात सुनिए, राहुल गांधी सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, आप जवाब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। बात सुनिए, कलेजे में दम नहीं है, राहुल जी, सच्चाई सुनने का कलेजे में दम नहीं है ना। अरे सुनो भाई, कलेजे में तो हमारे बहुत दम है, लेकिन आपका कैसा कलेजा है कि आप सुनो ऐसे टाइम। अरे भाई जफर साहब, आप सुन नहीं रहे, प्लीज उनको आप जवाब देने दीजिए, फिर मुझे ऑडियो कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रेमचंद जी तो संक्षेप में जवाब दे दीजिए, क्योंकि 4 एनालिस्ट के पास भी जाना। बाढ़ में प्राकृतिक विपदा की घटनाओं में सरकार का दायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो ज्यादा प्रभावकारी ढंग से सरकारी पक्ष के लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन गुजरात के सारे बीजेपी के एमपी तो दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, कोई वहां काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार का दायित्व है वो वहां जाकर काम करे, बाढ़ राहत बटाए। अब रही बात, हमारे विधायक यहाँ है, हमारे विधायक कोई शौक में नहीं आए, हमारे विधायकों पर एक संकट आया है। हमारे विधायकों को आप साम दाम दंड भेद तमाम तरह की प्रक्रियाओं से तोड़ने पर आमादा है। उनको खतरा, उनको धमकी दी जा रही है। जी, मुझे बात आपकी काटनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है और मैं एनालिस्ट के पास एक बार फिर जाना चाहता हूँ। एक मिनट, जो राजनीतिक पाप, मैं क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो देश की जनता आने वाले समय में बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं माफ कीजिए, मुझे आप दोनों का थोड़ा सा ऑडियो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब रामकृपाल जी के पास जाना चाहता हूँ। दबाना चाहती है, ये नहीं चलेगा। नहीं, रामकृपाल जी, ये जो नैरेटिव है, और सच में इस वक्त जो नैरेटिव है जनता में, वो सरकार में हो विपक्ष में हो, सरकार के लोग वहां मैदान में हैं दिख रहा है, विपक्ष के लोग नहीं जा पा रहे हैं। इसमें भी जरूरी नहीं है कि वो विपक्ष का अपना दोष हो, लेकिन ये कितना फायदा या नुकसान पहुंचाता है? देखिए आलोक जी, अभी मुझे एक जो ये हो रहा है कि राहुल जी वहां जा रहे हैं, बड़ी विनम्रता से एक मीर की एक लाइन है कि बाद मरने के मेरी कब्र पे आया वो मीर, याद आई मेरे ईसा को दवा मेरे बाद। ये जो है, देखिए वो जो गुजरात में भी जो हुआ है, कांग्रेस की तरफ से भी जो हुआ है, देखो उसको अच्छा नहीं है। अब इतना भी नहीं है कि अहमद पटेल की जीत बाढ़ के संकट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोक जी, क्या सवाल आपने किया? मैंने यही पूछा कि इसका जो असर, जो आपने जवाब दिया, वो बिल्कुल यही सवाल था। बाढ़ के समय ही विपक्षी पार्टी को तोड़ देना क्या अच्छी बात है?
विपक्षी पार्टी के विधायक को खरीद फरोख्त कर लेना क्या अच्छी बात है बाढ़ के समय? रामकृपाल जी, आप सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, इस पर भी तो बोलिए, ये कौन सा नैतिक काम बीजेपी कर रही है? जी, मैं तो सारी जी, मैं ये सवाल लेके अब फिर रामेश्वर पांडे जी के पास चलता हूँ। रामेश्वर पांडे जी, आपके हिसाब से जो हम कहते हैं जो सत्ता में होता है वो एजेंसियों का इस्तेमाल करता है, जो सत्ता में होता है उसका दायित्व होता है कि वो राहत कार्य में मदद करे, लेकिन पॉलिटिक्स जैसे चल रही है, ये जिस तरह से चल रही है, इसमें जो जनता क्या ग्रहण करेगी, जो ये घटनाक्रम है, इससे अगर मैं गुजरात का वोटर होऊंगा तो मैं क्या सबक लूंगा? देखिए, पहली बात तो ये है, नरेंद्र मोदी जी को पहचानेंगे। गुजरात में जनता के बीच होती, चाहे बाढ़ हो, ये राज्यसभा के चुनाव न भी आए, तो ऐसा नहीं कि ये जनता के बीच में, इनका जो इतिहास है जनता के बीच में होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कहा संकट है, तो वाकई संकट तो है। 40 विधायकों को लेकर जाके सुरक्षित रहना पड़ रहा है, तो कोई तो संकट है। वो संकट तोड़ने का हो सकता है, बिकने का हो सकता है। जब आपके तो ये दोनों बातें हैं। डाकू और लुटेरे बैठ जाएं, सत्ता में बैठकर कानून को तोड़ने वाले बैठ जाएं, डाकू और लुटेरों से खतरा हो जाए। नहीं, आप बात सुनने दीजिए प्रेमचंद जी, प्लीज, समय कम है, इस वक्त टोका-टाकी न करें तो अच्छा रहेगा। आलोक जी, आलोक जी 10 सेकंड। तो कांग्रेस का ये कहना वो ये संकट है, कल बिहार में किया। मेरा मुझे एक बार प्लीज, मुझे एक बार कमेंट लेने दीजिए, कमेंट ले रहा हूँ एनालिस्ट से। उनके समझिए कि नीतीश कुमार जैसा आदमी अगर आज एकाएक नरेंद्र मोदी के शरण में चला गया, भाई मैं ये मानता हूँ ये मुश्किल कि हो रही है। अगर मजबूत हो विपक्ष, जी, अगर मजबूत हो विपक्ष, विपक्ष के भीतर कमजोरियां न हो तो कोई खरीद ले। वामपंथियों को इन्होंने बहुत कोशिश की खरीदने की, बिक गए क्या? आप टूटने के लिए भी आपके बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। लखनऊ में लोग टूटने के लिए बैठे थे, अमित शाह किसी घर नहीं गए थे। तो विपक्ष अपनी कमजोरियां भी देखे। निश्चित तौर पर सत्ता का दबाव भी है, प्रलोभन भी है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी भी है। कांग्रेस नेतृत्व इस बात समझती है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को अहमद पटेल के चुनाव को इतना सम्मान की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। पहले कब सम्मान की लड़ाई कांग्रेस ने बनाया, और भाजपा तो सम्मान की लड़ाई बनाएगी। इस सम्मान की लड़ाई में गुजरात की जनता दोनों का चरित्र से वाकिफ है और देख रही है। जी, अब मैं हर्षवर्धन के पास, क्योंकि समय कम है। हर्षवर्धन, आप भी संक्षेप में अपनी टिप्पणी करें, कुछ कहना चाहते हैं। जी, बहुत छोटे में, चूंकि जो मूल सवाल था कि अहमद पटेल के इस चुनाव को दोनों ने इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना लिया है। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले की एक बात बता रहा हूं। एक कांग्रेसी मित्र के साथ मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में गया था, और उन्होंने कहा कि जनार्दन द्विवेदी नहीं रहे तो आज की तारीख में कोई एआईसीसी में हमारी सुनने वाला नहीं रहे। मतलब वो है, लेकिन राजनीतिक हैसियत के लिहाज से मैं कह रहा हूं, तो कोई आज हमारी सुनने वाला नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद तिवारी हो गए हैं, जो राज्यसभा की सीट समाजवादी पार्टी के सहयोग से ले लेते हैं। अब गुजरात की स्थिति देखिए, गुजरात में भले ही शंकर सिंह वाघेला हो, शक्ति सिंह गोहिल हो, या जिसका भी नाम आप लेते जाइए, अभी जो चीफ विप टूट के चले गए हैं, खुद राज्यसभा लड़ रहे हैं भाजपा से, लेकिन गुजरात में कांग्रेस का जो कहें कि स्ट्रेटेजी जो प्लान होती है, जो सोनिया गांधी वहां कनेक्ट करती हैं, इसको भले प्रेमचंद जी न माने, लेकिन थोड़ी जानकारी मुझे भी है, वो पूरी की पूरी वाया अहमद पटेल आती है। और यही वो गुजरात है जहां सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बोल के आई थी, और यही वो गुजरात है जहां बार बार कहा जाता है कि बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है नीचे नीचे, जो ऊपर उठेगा। अब यही वजह है कि अहमद पटेल अकेले आदमी बचते हैं जो अकबर रोड और गुजरात के बीच की, गांधीनगर के बीच की कड़ी हैं। और अगर वो कड़ी टूटती है तो आप इसका अंदाजा लगाइए राजनीतिक तौर पर कि आपके पास एक बड़ा नेता नहीं है प्रदेश में जो खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने लड़ सके। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है। तो अंत में, अब मेरे पास समय नहीं बचा है, बिल्कुल मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। जो सवाल हमने ट्विटर पे पूछा उसका जवाब मैं आपको बता दूं। पहले सवाल था, क्या सरकार विरोधियों के खिलाफ आईटी यानी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है? मिला जुला जवाब है, करीब करीब बराबर से, लेकिन 53% लोगों का कहना है नहीं, सरकार ऐसा नहीं कर रही है। 47% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। और इस वक्त सरकार की तरफ से देखिए या विपक्ष की तरफ से देखिए, पॉलिटिक्स पर खुर्शीद रिजवी की 4 लाइनें आपको सुना देता हूं। तू मुझे बनते बिगड़ते हुए अब गौर से देख, वक्त
कल चाक पे रहने दे न रहने दे मुझे। इसी के साथ आवाज अड्डा में अब इजाजत लेने का वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।